अस्सलाम वालेकुम डियर ग्रुप मेंबर। उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। इससे पहले जो लेक्चर दिया गया था वो कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में दिया गया था। कैंडलस्टिक पैटर्न की टाइप्स में हमने डिस्कस की थी कैंडलस्टिक पैटर्न किस किस्म के होते हैं और उनको कैसे ट्रेड किया जाता है, वो हमने देखा था। आज के टॉपिक में हमने कैंडलस्टिक को आइडेंटिफाई कैसे करना है चार्ट के ऊपर, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कैंडल बन रही है, इसकी पहचान क्या है, इस कैंडल का नाम क्या है, हमने आज के टॉपिक में ये डिस्कस करना है। तो अभी आपके सामने जीबीपी यूएसडी का चार्ट ओपन है, डेली का टाइम फ्रेम है। ठीक है, अगर आप इस चार्ट के ऊपर देखें तो ये कैंडल्स आपको नज़र आ रही हैं। तो इन कैंडल को डिस्कस करने से पहले पहले तो आपको प्रैक्टिकली बता दिया जाए जो आपने थ्योरी में भी पढ़ा था कि मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था कि प्राइस का ओपनिंग प्राइस कैसे आपने कैंडल के अंदर देखनी होती है, क्लोजिंग प्राइस कैसे देखनी होती है, और प्राइस का हाई और लो कैसे देखना होता है, वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। आज प्रैक्टिकल है क्योंकि, तो प्रैक्टिकल में आपको ये चीज़ मैं समझाना चाहूँगा कि आपको कैसे पता चलेगा कि कोई भी प्राइस है तो वो कितनी अप और कितनी डाउन, उसने कितना हाई कितना लो बनाया, किस प्राइस पे ओपन हो रही है, किस पे क्लोज हो रही है, बायर्स ज़्यादा हैं या सेलर ज़्यादा हैं। अब उसको समझने के लिए आपके सामने एक, ये अगर आप देखें तो ये आपके सामने ये एक कैंडल है, ये लास्ट में जो रेड कलर की कैंडल है, हम इसी को ले लेते हैं। देखें, अगर आप इसको जूम इन करके देखें तो आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ये एक सेल की कैंडल बनी हुई है। रेड कैंडल है या बेरिश कैंडल है तो आप समझ जाएंगे कि ये कौन सी कैंडल है, ये सेल की कैंडल है। अब क्योंकि पीछे से डाउन ट्रेंड जा रहा है तो ये डाउन ट्रेंड में भी बन रही है और ये सेल की कैंडल है। तो अब हमने कैसे देखना होता है कि प्राइस कैसे स्टार्ट हुई, कहाँ से ओपनिंग हुई, कहाँ से क्लोजिंग हुई, वो हमने कैसे देखना होता है। अगर आप देखें तो आपके सामने ये ये एरिया, अगर यहाँ पे ये मैंने रखा हुआ है, ये यानी अगर आप इस कैंडल को, मैं इसको सर्कल कर दूँ, ये कैंडल, यानी मैं इस कैंडल की बात कर रहा हूँ, ये जो रेड कलर की कैंडल है। अब जो आपको लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी प्राइस के बिहेवियर की, कि आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट में बायर ज़्यादा हैं या सेलर ज़्यादा हैं। आपको प्रीवियस चैप्टर में या प्रीवियस टॉपिक में या प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक चीज़ समझाने की कोशिश की थी कि बिलफर्ज अगर आप किसी मंडी में जाते हो, वहाँ पे आप सेब का रेट पूछते हो, तो ज़ाहिर है सेब जब स्टार्ट में, जब मंडी स्टार्ट होती है तो सेब का रेट और होता है, जब मिड में जाती है तो सेब का और रेट होता है, और लास्ट में जब चली जाती है, मंडी का एंड जब होने लगता है, तो उस टाइम प्राइस सेब की जो है वो डिफरेंट होती है। तो सेम वही कंसेप्ट आप इधर भी आप अप्लाई कर सकते हो। देखें, अभी आपके सामने ये बैरिश की कैंडल एक बनी हुई है। ठीक है, इसमें अब आपको कैसे पता चलेगा कि बायर ज़्यादा थे या सेलर ज़्यादा थे। अगर आप ने देखा हो पिछले टॉपिक में या जो बुक मैंने दी थी उसको आपने रीड किया हो, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी सेल की कैंडल बनती है तो वो ऊपर से नीचे की तरफ बनेगी। यानी अगर आप इसकी ओपनिंग प्राइस देखें तो ये ओपनिंग प्राइस मान रही है, ये आपके सामने लिखा भी आ रहा है 1.0685, यानी ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी। डेली का टाइम फ्रेम है, यानी अब डेट कौन सी लिखी हुई है जी के 22 सितंबर, यानी 22 सितंबर की जो है ये दिन है जी, 22 सितंबर का। और इस दिन जो प्राइस की ओपनिंग हुई थी, प्राइस जिस जो आपकी कैंडल ओपन हो रही है जिस प्राइस पे,
वो है 1.0685। ठीक है, ये ओपनिंग प्राइस है। अब अगर इसकी क्लोजिंग प्राइस की बात की जाए, यानी क्लोज कितने पे हुई, यानी वन पॉइंट, ये आपके सामने कौन सी है, 1 पॉइंट, नहीं सॉरी, ये यहाँ पे आके जो है ना इसकी जो ओपनिंग प्राइस है वो इसकी ये है 1.07932, यानी ये इसकी ओपनिंग प्राइस थी। प्राइस जिस दिन ये कैंडल बनी, यानी 23 सितंबर का, सॉरी ये आपके डे मैं देख लेता हूँ, ये 26 सितंबर का है। ठीक है, 26 सितंबर का दिन है। और दिन की जो है वो कैंडल्स जो ओपन हुई, यानी जिस प्राइस पे ओपन हुई, तो ये आपके सामने, ये अगर मैं माउस के कर्सर को इधर ले के जाऊँ, ये जो स्टार्ट है इसका, तो ये 1.0793 बन रही है। यानी ये इसकी कैंडल की ओपनिंग प्राइस है। यानी मार्केट, या जिस तरह आपने वो एप्पल वाली एग्जांपल दी थी कि मंडी की जो प्राइस थी वो थी जी, स्टार्ट में जब एप्पल की प्राइस थी वो 90 रुपये से स्टार्ट हुआ। ठीक है, यानी ये वही आप कंसेप्ट इधर भी आप अप्लाई करेंगे। अब देखें तो जो जीबीपी यूएसडी का चार्ट था, इसमें ओपनिंग प्राइस जो थी वो 1.0793 की प्राइस थी, और जो क्लोज हुई, यानी जिस प्राइस पे क्लोज हुई, तो ये आपके सामने है जी 1.0695, 1.0695। अब इसमें आपको क्या अंदाज़ा हो रहा है, अगर यहाँ मैं यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, अभी आप देखें तो ये बन रही है जी प्राइस 1.0797। चलें जी, इसको पहले लिख लेते हैं, 1.0 कितनी बन रही है, 1 इसको मैं देख लेता हूँ ज़रा, ये बन रही है जी 1.0793, 1.0793। ये आपके सामने 1.0793, ये इसकी जो है वो ओपनिंग प्राइस है। यानी इस प्राइस पे मार्केट जो है वो ओपन हुई थी। इसको मैं इधर मार्क भी कर देता हूँ ताकि आप लोग समझ लें। इधर मैं लगाता हूँ ओरिजेंटल लाइन एक लगा देता हूँ, ये, यानी ये जो है ये यहाँ पे मैं इसको एडजस्ट करने की कोशिश करता हूँ। ये इसकी ओपनिंग प्राइस है। ठीक है, 1.0793 ये इसकी ओपनिंग प्राइस है। अगर आप इसकी क्लोजिंग प्राइस की बात करें तो ये यहाँ पे आकर क्लोज हो रही है, तो ये आपके सामने आ रही है जी, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। तो ये बन रही है जी 1.0685, 1.0685, 1.0685, तो ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। अभी आप खुद मुझे अंदाज़ा लगा कर बताएं कि प्राइस इस दिन प्राइस कम हो रही है या ज़्यादा हो रही है। तो डेफिनेटली बात है, प्राइस की जो ओपनिंग है वो 1.0793 है, यानी 1.07 जो है वो इसकी ओपनिंग हो रही है, और 1.06 इसकी क्लोजिंग हो रही है बिलफर्ज। यानी आप समझ लें कि 079 कर लें, यानी 79 या 793 ही कर लें, पूरा डिजिट ही आप काउंट कर लें। 1.0793 जो है वो इसकी ओपनिंग प्राइस है, और जो क्लोजिंग प्राइस है वो 1.0685 है। तो अब इस प्राइस से आपको अंदाज़ा यही हो रहा होगा कि इस दिन जो है वो मार्केट में सेलर थे, यानी प्राइस जो है वो डिक्रीज़ हुई है। प्राइस क्या हुई है, डिक्रीज़, यानी 1.0793 से 1.0685 तक गई मार्केट।
यानी क्लोजिंग जो है वो, ओपनिंग जो है वो 1.0793 पे हुई और क्लोजिंग जो है वो 1.0685 पे होगी। इसका मतलब इस दिन मार्केट में सेलर ज़्यादा थे। मार्केट क्या थी, सेलर इसमें ज़्यादा थे। अब अगर देखा जाए तो मार्केट ने हाई भी लगाया इस दिन और लो भी लगाया। अब हाई कितना गया, अब यहाँ पे अगर मैं आपको मार्क करके बताऊँ तो मार्केट ने सबसे जो बड़ा हाई लगाया इस दिन, ये इस प्राइस पे आकर इस जगह आकर सबसे बड़ा हाई लगाया। तो ये आपके सामने बन रहा है कितना, ये बन रहा है जी 1.0933, 1.0933, 1.0933, ये जो है उस दिन प्राइस ने हाई लगाया था। और लो कितना लगाया, ये अगर आप देखें, ये इसकी लास्ट पिक है, लास्ट जो लो लगा हुआ है वो कितना है जी, ये यहाँ पे ये बना है जी 1.0358। लो आपके सामने 1.0358, ये आपके सामने लो लगा हुआ है। यानी इस दिन आप इन प्राइजेज, ये जो आपके सामने प्राइस लिखी हुई हैं सारी, ये जो आपके सामने प्राइजेज नज़र आ रही हैं, इन प्राइजेज से आप अंदाज़ा लगा रहे हो कि मार्केट उस दिन सेल में थी या बाय में थी। तो अगर आप गौर करें तो जो ओपनिंग प्राइस थी वो ये थी 1.0793, ओपनिंग प्राइस कितनी थी 1.0793, और जो सबसे हाई उसने लगाया या उस दिन जो सबसे ऊपर ज़्यादा जो बड़ी मार्केट वो 1.0933 तक गई। उसके बाद जब सबसे लो जो उसने मारा वो 1.0358 का था। अब इसकी ओपनिंग प्राइस देखें, इसका सबसे लो पॉइंट देखें और सबसे हाई पॉइंट देखें, तो आप ओपनिंग प्राइस से अंदाज़ा लगाएं तो आपको ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि उस दिन जो है वो मार्केट में सेलर ज़्यादा थे, क्योंकि मार्केट ज़्यादा नीचे गिरी, मार्केट ज़्यादा नीचे गिरी। अगर आप 1.0358 के एरिया को गौर करें तो यहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिली, मार्केट को रिजेक्शन मिली, मार्केट क्या हुई, सेल से दोबारा बाय की तरफ गई, यानी ऊपर की तरफ गई। अब इस एरिया से रिजेक्शन हुई, रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ गई और जाकर क्लोजिंग 1.0685 पे दे दी। अब यहाँ पे तो आपको अलर्ट हो जाना चाहिए था कि मार्केट में उस दिन जब उसकी ओपनिंग हुई थी वो 1.0793 पे हुई थी, लेकिन जब उसकी क्लोजिंग हुई वो 1.0685 पे हुई। हालांकि उस दिन सेलर ज़्यादा थे मार्केट में, लेकिन जब मार्केट एंड होने लगी या मार्केट का टाइम करीब आया, जो ख़रीदार थे वो मार्केट में ज़्यादा आ गए कि उनकी कोशिश थी कि ख़रीदा जाए इस करेंसीज को, या ये जो आपके सामने जीबीपी यूएसडी का चार्ट है इसकी वैल्यू को ख़रीदा जाए। तो आपने देखा कि सेलर से ज़्यादा जो है वो बायर्स आ गए मार्केट में। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे अगर देखें, ये जो यहाँ से रिजेक्शन मिली मार्केट ने को, और मार्केट ने दोबारा जाकर उसी एरिया के आसपास जहाँ पे वो ओपन हुई थी उसी के आसपास जाकर क्लोजिंग दे दी। अब इसका मतलब ये हुआ कि अगला दिन जो आया तो ऑलरेडी जो मार्केट मेकर हैं या जो मार्केट में ट्रेड करने वाले हैं वो अलर्ट हैं कि भाई पिछले दिन जो है वो एंड टाइम पे पता चला कि जी सेलर से जो है वो बायर ज़्यादा हावी थे मार्केट के अंदर। तो उनका माइंड के सेट क्या बना हुआ था कि अब यहाँ पे आप देखें तो बाकायदा एक रिजेक्शन मिली हुई है कि मार्केट ने सेलर को
रिजेक्ट किया और बायर्स को ज़्यादा प्रेफर किया। तो अब अगला दिन जो ओपन हुआ तो आपके सामने ये बाय की मार्केट आपके सामने नज़र आ रही है कि ये जो है ये आगे जो 1 2 3 4 5 6 यानी पूरा वीक जो है वो मार्केट बाय की तरफ गई। यानी पूरा हफ्ता जो है वो मार्केट बायर्स के कंट्रोल में थी, सेलर यहाँ पे नहीं थे। क्यों? क्योंकि अगर आप प्रीवियस इसका बिहेवियर देखें मार्केट का, तो मार्केट ने क्या किया कि यहाँ से रिजेक्शन दी, रिजेक्शन देने के बाद मार्केट में बायर्स आए और क्लोजिंग उसकी ओपनिंग से ओपनिंग के आसपास आकर दे दी। तो इसका मतलब ये हुआ कि मार्केट में बायर्स आ चुके हैं, सेलर का कंट्रोल ख़त्म हो चुका है। अब अगर आप इस जो कैंडल है जो आपने ये देखी है, जो रिजेक्शन कैंडल है, इस कैंडल को अगर देखा जाए तो ये आपने पढ़ा भी होगा कि ये कैंडल आपकी कैंडल कहलाती है स्पिनिंग बॉटम। स्पिनिंग बॉटम। अब यहाँ पे एक चीज़ आप अपने ध्यान में रख लें, कलर आपका मैटर नहीं करता। ये नहीं कि आप यहाँ पे ग्रीन कलर की अगर आपको मिलती है तो चलें उसकी वैलिडिटी ज़्यादा है, लेकिन अगर आपके पास रेड कलर की कैंडल भी मिल रही है या सेल की कैंडल मिल रही है तो आप रिजेक्शन से अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट में तो बायर ज़्यादा हैं, सेलर तो नहीं है। तो इसी रिजेक्शन की बेस पे आगे आने वाले टाइम को आपने गैस करना होता है, आने वाले मार्केट की प्राइस को प्रिडिक्ट करना होता है कि मार्केट का नेक्स्ट बिहेवियर क्या हो सकता है। अभी इस कैंडल का नाम अगर देखा जाए तो इसको आप स्पिनिंग बॉटम भी कह सकते हो, इसी को आप हैमर टाइप भी कह सकते हो। यानी हैमर में और स्पिनिंग बॉटम में या इनसाइड बार में ये एक ही नाम होते हैं, सिर्फ एक ही इनका मकसद एक ही होता है, सिर्फ नाम इनके थोड़े चेंज होते हैं। और स्पिनिंग बॉटम या हैमर में थोड़ा सा फ़र्क ये होता है कि जैसे स्पिनिंग बॉटम या स्पिनिंग टॉप में आपको जो कैंडल की बॉडी होगी उसके नीचे भी आपको विक नज़र आ रही है और ऊपर भी नज़र आ रही है। लेकिन अगर लेट सपोज यहाँ पे हैमर होता तो नीचे तो विक होती लेकिन ऊपर विक ना होती या बिल्कुल ना होने के बराबर होती, थोड़ी होती या बिल्कुल होती ही ना। ये फ़र्क होता है सिर्फ और सिर्फ हैमर में। अगर आप इस कैंडल को देखें, ये एक हैमर टाइप बनी हुई है, ठीक है, ये एक हैमर टाइप बनी हुई है। तो कहने का मकसद है कि ये आप कैंडल के कोई भी आप नाम दे सकते हो। अब ये जो कैंडल है, जो स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम, जो भी आप इनको नाम देना चाहें, अब इन सारी कैंडल को आप इनसाइड बार भी अगर कहना चाहें तो कह सकते हैं। अब ये जो कैंडल है अगर मैं इसको इनसाइड बार भी कहूँ तो ये गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यानी ये जो इसने विक बनाई हुई है, ऐसी कैंडल जो लंबी विक बनाए, यानी जिनकी बॉडी छोटी हो और विक बड़ी हो, तो वो आपके पास इनसाइड बार कहलाती है। अब ये देखें, इसकी जो है वो बॉडी तो ओपनिंग प्राइस और क्लोजिंग प्राइस छोटी है, यानी बॉडी जो बांधी है वो छोटी है, लेकिन इसकी विक जो है वो बड़ी है। तो आप इसको कह सकते हो कि ये इनसाइड बार है, या इसको आप पिन पिन बार भी बोल सकते हो। यानी पिन बार, इनसाइड बार, इनका मकसद एक ही होता है, जस्ट नाम चेंज होते हैं। आप अगर इसको देखें तो आप इसको इन पिन बार भी बोल सकते हो। अगर फर्ज करें यही कैंडल ऊपर की तरफ विक बनाती है और नीचे की तरफ बॉडी थोड़ी सी लगा के, यानी इसको उल्टा करके रख दें, अगर उल्टा करके अगर रखें या उल्टा करके देखें, जैसे ये आपके पास कैंडल है छोटी सी, तो ये आपके पास जो है वो आप इसको आप इनसाइड बार भी कह सकते हो। ये इनसाइड बार है। इसको आप जो यानी बैरिश के ट्रेंड में जो बायर्स को जाहिर कर रही होती है वो आपके पास पिन बार होती है, और जो बाय के बुलिश के ट्रेंड के अंदर सेलर को जाहिर कर रही होती है जिसमें वो लंबी विक बना रही होती है, वो आपके पास इनसाइड बार होती है। फ़र्क सिर्फ इतना होता है, नाम इनके एक थोड़े से डिफरेंट है लेकिन फंक्शन इनके सेम ही, यानी रिप्रेजेंट करने का तरीका जो है वो इनका एक ही जैसा होता है। अब अगर ये देखें तो ये आपके पास इनसाइड बार है, या आपके पास सॉरी पिन बार इसको आप बोलोगे, ये आपके पास पिन बार है
या स्पिनिंग बॉटम भी इसको आप कह सकते हो। उसके अलावा हैमर भी अगर नाम देना चाहें तो कह सकते हो, लेकिन विक क्योंकि ऊपर बॉडी से थोड़ी निकली हुई है तो आप हैमर अगर कहें तो तब भी ठीक है, ना भी कहें तो तब भी ठीक है। अगर आप इसको पिन बार कह लें तो वो ज़्यादा बेटर है। यानी ये आप कह सकते हो कि ये बैरिश पिन बार बनी हुई है। ठीक है। अब अगला दिन जब ओपन हुआ तो आपके सामने ये कैंडल ओपन हुई। ठीक है। अगर इसकी ओपनिंग प्राइस की बात की जाए तो आपके सामने अब ज़ाहिर है बुलिश की कैंडल है, तो बुलिश की जो कैंडल है वो हमने नीचे से ऊपर देखनी होती है। तो आप देखें तो ये 1.0698 के करीब जो है वो ओपन हुई और 1.0727 के करीब जाकर क्लोज हुई। तो इसका मतलब मार्केट में जो है वो बायर ज़्यादा थे, यानी मार्केट ऊपर गई। तो कहने का मकसद है कि आपने जो कैंडल की विक होती है या कैंडल की बॉडी होती है उसकी प्राइस से अंदाज़ा लगाना होता है कि मार्केट में बायर ज़्यादा थे। कर लिया, यानी इंगल्फ कहते हैं निगल जाना, पूरे के पूरे कैंडल को इसने खा लिया या निगल जाए गई है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये कौन सी है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल है, बुलिश इंगल्फिंग कैंडल। इसी तरह अगर आप बैरिश इंगल्फिंग की कैंडल की बात की जाए तो आपके सामने ये आपके सामने नज़र आ रही है। ये आ, हाँ ये अब आपके सामने रेड कलर की जो कैंडल नज़र आ रही है ये भी आपके पास इंगल्फिंग कैंडल है। क्यों? क्योंकि इसने जो पिछली जो प्रीवियस ये आपके पास जो ग्रीन कैंडल है इसको इसने इंगल्फ कर लिया, यानी पिछली जो कैंडल है उसको इंगल्फ करना चाहिए, उसको मुकम्मल तौर पर खा जानी चाहिए। तो आप ये कहोगे कि ये कौन सी है, इंगल्फिंग कैंडल है। अब ये कौन सी है, बेरिश इंगल्फिंग है। इसी तरह
अब आप ये अगर इस कैंडल को आप देखें, जो मैं बताने की कोशिश कर रहा था उसकी हैमर की, तो अब ये जो कैंडल आपके सामने नज़र आ रही है, ये आपके सामने हैमर कैंडल है, यानी इसको आप हैमर कह सकते हो। हैमर कैंडल यानी ये आपके सामने अगर इसकी विक देखी जाए, तो ये विक जो है वो, अब मैं इसको थोड़ा जूम भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ आए। तो आपके सामने ये जो बड़ी विक वाली कैंडल है, ये इसकी विक बड़ी है लेकिन बॉडी छोटी है। तो ये कौन सी कैंडल है? ये हैमर कैंडल है। ठीक है, इसको आप हैमर बोलोगे। तो यानी कहने का मकसद ये है कि जो हैमर कैंडल होगी या हैमर जो होगा, उसमें विक जो होगी वो बड़ी होगी नीचे वाली। ठीक है, और जो ऊपर जो विक बॉडी से बाहर जो होगी वो या तो होगी ही नहीं या बिल्कुल छोटी होगी। ठीक है, ये हैमर है। इसी तरह अगर आप इस कैंडल इस चार्ट के पीछे जाएं तो आप ये देखें, अब इस कैंडल को गौर करें। ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है, इसने क्या किया, ये जो प्रीवियस ग्रीन कलर की कैंडल थी इसको पूरा का पूरा इंगल्फ कर लिया। अब इस कैंडल को आप इंगल्फिंग कैंडल भी बोलोगे और दूसरा इसको मारोबोजो भी बोलोगे, जो आपने पढ़ी हुई है कैंडल। यानी मारोबोजो की पहचान ये है कि उसकी विक्स तो या तो बिल्कुल होती ही नहीं है या हो तो बिल्कुल ना होने के बराबर होती है। जैसे ये अब कैंडल है, ये आपके सामने क्लियर मारोबोजो कैंडल है, यानी बेरिश मारोबोजो कैंडल इसको आप बोलोगे। ये आपके सामने मारोबोजो कैंडल है। ठीक है, इसी तरह आप पीछे चलते जाएं। अब आपके सामने ये नज़र आ रहा है, ये जो आपके सामने है, अब अगर इसको गौर से देखें तो ये कौन सी कैंडल है, ये जो आपके सामने नज़र आ रही। अब ये भी जो है, इसको आप इनसाइड बार भी बोल सकते हो या इसको आप इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो, यानी उल्टा हैमर। ठीक है, इसको आप इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो या फिर इनसाइड बार भी बोल सकते हो। अब अगर क्लियर अगर आपने इन्वर्टेड हैमर देखना है तो ये आपके सामने ये इसकी बेहतरीन मिसाल है, बेहतरीन एग्जांपल है, जो ये ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रही है। यानी ये वाली जो कैंडल है, अब अगर इस पे गौर करें, ये आपके सामने क्लियर इन्वर्टेड हैमर है। ठीक है, अब ये क्या शो कर रहा है कि ये शो कर रहा है कि मार्केट में सेलर आ चुके हैं, मार्केट किसी भी टाइम सेल की तरफ मूव कर सकती है। तो बेसिकली जो हम ट्रेडिंग में यूज़ करते हैं, जिनका ज़्यादातर यूज़ होता है जिन कैंडल का, वो तो एक तो पिन बार कैंडल, उसको देखा जाता है रिजेक्शन के लिए, कि या इनसाइड बार कैंडल को हमने रिजेक्शन के लिए यूज़ करना होता है, रिजेक्शन हमें पता चले। जैसे अब आपके सामने ये कैंडल बनी हुई है, तो ये आपके सामने कौन सी कैंडल है, ये पिन बार कैंडल है जो आपने यहाँ पे पड़ी हुई थी। ये भी पिन बार है और ये भी पिन बार। फ़र्क सिर्फ इतना है कि ये रेड कलर में है, ये ग्रीन कलर में है। तो कहने का मकसद है कि फंक्शन इनका सेम होता है, लेकिन आपने ये देखना होता है कि अगर वो किसी अच्छे लेवल पे बांध रही हैं, यानी जिस जिस लेवल पे बांध रही हैं वो अगर कोई स्पोर्ट एरिया है या कोई रेजिस्टेंस एरिया है, तो अगर वहाँ पे बनती हैं तो उनकी वैलिडिटी ज़्यादा होती है। और मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि अगर आपने इनको ट्रेड करना है तो आपने किसी ख़ास लेवल पे जाकर इनको ढूंढना है। अगर किसी ख़ास लेवल पे मिलती हैं तो आप इन पे ट्रेड कर सकते हो। फ़र्ज़ करें ये एक एरिया था, जैसे ये एक एरिया में मार्क कर देता हूँ, ये फ़र्ज़ करें कि ये एक रेजिस्टेंस एरिया है। छोटी सी एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब ये एक रेजिस्टेंस एरिया है, यानी पहले स्पोर्ट एरिया था, यहाँ पे स्पोर्ट एरिया था,
मार्केट ने इसको ब्रेक किया, उसके बाद इसको रेजिस्टेंस बनाया। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको क्लियर मार्केट का बिहेवियर नज़र आ रहा होगा कि अब यहाँ पे अगर आप देखें, ये जो एरिया मैं मार्क कर देता हूँ, ये अगर आप इस एरिया पे गौर करें तो आपने देखा है मार्केट इस ये जो लेवल मैंने ड्रा किया हुआ है, इस लेवल से बार बार रिजेक्ट हो रही है। अब ये रिजेक्शन आपको शो कर रही है कि मार्केट ऊपर नहीं जा रही, मार्केट में सेलर्स हैं, मार्केट सेल की तरफ जा सकती है। अब ये किसी ख़ास लेवल पे बनी हुई है, यानी क्योंकि ये स्पोर्ट एरिया था, स्पोर्ट एरिया को ब्रेक करने के बाद दोबारा रेजिस्टेंस बना, तो यहाँ पे रिजेक्शन भी हमें मिल रही है। उसके बाद हमने मोमेंटम कैंडल को देकर सेल की एंट्री ले लेनी होती है। इसी तरह अगर आप इसी लेवल को आगे अगर आप देखें तो ये आपके सामने, अब ये यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप देखें इस ग्रीन कैंडल को, इस ग्रीन कैंडल को अगर आप देखें तो ये कौन सी कैंडल है? जाहिर सी बात है ये बुलिश एंगल्फिंग कैंडल है, क्योंकि पिछले जो कैंडल है उनको इसने इंगल्फ किया हुआ है। अब फर्ज करें यहाँ पे आप लेवल को नहीं देखते, आप सिर्फ कैंडल की बेस पे एंट्री ले रहे हो, यानी ये बुलिश एंगल्फिंग है तो आप बाय की अगर एंट्री लेते हो तो लाजमी बात है आपका स्टॉप लॉस हिट होना है या आपकी ट्रेड रॉन्ग चली जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने पिछला जो लेवल था ये नहीं देखा। कैंडल की जो प्रॉफिटेबिलिटी है या प्रॉफिट रेशो ज़्यादा तब होती है जब आप किसी ख़ास लेवल में इनको देख कर ट्रेड करते हो। अगर आप इससे आगे चले जाएं, ये जो आपके सामने ये जो सेल की कैंडल बनी हुई है, इसको अगर आप गौर करें तो ये आपके पास कौन सी कैंडल है? ये आपके पास इनसाइड बार कैंडल है, यानी आप इसको स्पिनिंग टॉप भी कह सकते हो, यानी ये आपके पास स्पिनिंग टॉप भी है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो ये आपके पास बाकायदा वो इस लेवल से बाकायदा रिजेक्शन मिल रही हैं। तो अब यहाँ पे एक क्लियर रिजेक्शन है, उसके बाद मोमेंटम कैंडल बनी, तो आप ये पक्का कंफर्म आपको हो गया कि अब मार्केट में सेलर आ चुके हैं, अब यहाँ पे आप सेल की एंट्री ले सकते हो। तो ज़्यादातर जो यूज़ की जाती है वो कैंडल, वो तो जो ट्रेडिंग के लिए यूज़ की जाती है वो या तो पिन बार यूज़ की जाती है या इनसाइड बार या फिर एंगल्फिंग कैंडल। ये 3-4 किस्म की कैंडल है जिनको आप अपनी एंट्री के लिए यूज़ करते हो। इसके अलावा एक और कैंडल होती है डोजी। डोजी का क्या मतलब है आपने पढ़ा भी है। अब जैसे ये फ़र्ज करें ये आपके सामने ये एक डोजी है जी। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ डोजी, इसको अगर आप देखें, यानी डोजी की अगर आप डेफिनेशन देखें या उसकी फॉर्मेशन पे गौर करें तो डोजी उस कैंडल को बोलते हैं जिस पे प्राइस जिस कैंडल जो कैंडल जिस प्राइस पे ओपन हो रही है उसने क्लोजिंग ही उसी प्राइस पे अगर दी तो वो आपके पास डोजी है। अगर आप इसको देखें तो प्राइस की ओपनिंग 1.152 पे हुई, उसके बाद क्लोजिंग भी जाकर ऑलमोस्ट इसी एरिया पे हो रही है, तो ये आपके पास डोजी कैंडल। यानी जब भी डोजी कैंडल बनती है तो ये रिप्रेजेंट कर रही होती है डिसीजन को, यानी मार्केट डिसाइड कर रही है कि मार्केट में बायर्स आएंगे या सेलर, यानी इसको आपने देकर एंट्री नहीं लेनी होती। ये जो आपके पास डोजी कैंडल है इसको आपने देकर एंट्री नहीं लेनी होती, इसमें आपको एक वेट करने का कहा जाता है या वेट करने की तरफ इशारा दिया जाता है कि अब आप वेट करें, मार्केट जिस तरफ मूव करेगी आपने उसी तरफ चले जाना है। अब अगला दिन आया तो आप देखें डोजी कैंडल बनी, यानी ये डिसीजन एरिया था, मार्केट ने डिसाइड करना था कि मैंने किस तरफ जाना है। उससे अगले दिन जो आया तो आपके सामने ये पिन बार कैंडल बनी। इससे हमें पता चल रहा है कि ये बायर्स आएंगे मार्केट में, क्योंकि नीचे से मार्केट रिजेक्ट होकर ऊपर की तरफ जा रही है, तो यहाँ से मुझे आइडिया हो रहा है कि बायर्स आ सकते हैं। तो अगला दिन आपके सामने ये 2 दिन मार्केट ऊपर ही रही, ठीक है। लेकिन इनको ट्रेड करने का जो बेस्ट तरीकाकार है, मैं बार बार यही रिपीट कर रहा हूँ
इनको ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी लेवल की ऊपर देखें इनकी। अगर ये किसी लेवल पे बनते हैं तो इनकी जो प्रॉफिट रेशियो है वो ज़्यादा होती है। दूसरी बात, आप इनको ज़्यादातर कोशिश करें कि बड़े टाइम फ्रेम पे आप इनको ढूंढें। जैसे अगर डेली का टाइम फ्रेम है उस पे आप ढूंढ सकते हो। उसके अलावा H4 में भी आप ढूंढ सकते हो, H4 में भी आप देख सकते हो। और अगर आपने एंट्री लेनी हो, एंट्री लेने के लिए जो बेस्ट टाइम फ्रेम है मैंने आपको पहले भी बताया था वो H1 है, यानी घंटे का जो टाइम फ्रेम है उस पे आपने एंट्री लेनी होती है। अगर फ़र्ज़ करें आपने H4 पे कैंडल यहाँ पे देखी, यहाँ पे बाकायदा रिजेक्शन मिली हुई है, यानी एक पिन बार या इनसाइड बार कैंडल नज़र आ रही हैं आपको, तो इनसाइड बार या जो इन्वर्टेड हैमर टाइप कैंडल एक बनी हुई है, तो अगर फ़र्ज़ करें वो कैंडल आपको H4 में मिल जाती है तो आप वेट करें कि H1 में मोमेंटम कब आएगा। यानी फ़र्ज़ करें यहाँ पे आके, ये इस एरिया पे आके, ये जो आप मैं एरिया मार्क कर देता हूँ, फ़र्ज़ करें ये इस एरिया पे आकर कोई आपके पास पिन बार टाइप एक वो सॉरी इनसाइड बार टाइप एक कैंडल मिलती है या रिजेक्शन कैंडल आपको मिल जाती है, तो अब आप अलर्ट हो जाओ कि भाई यहाँ पे सेलर आ सकते हैं मार्केट में, क्योंकि रिजेक्शन मिल चुकी है H4 में। अब आपने कंफर्मेशन के लिए जो है वो छोटे टाइम फ्रेम पे चले जाना होता है H1 में। H1 में आपने देखना होता है कि क्या इस एरिया के ऊपर मोमेंटम आ चुका है। अब मोमेंटम आपने कैसे देखना होता है, आपने मोमेंटम के लिए जो कैंडल यूज़ करनी है वो इंगल्फिंग कैंडल ज़्यादातर यूज़ करनी है। यानी अगर इंगल्फिंग कैंडल आपके सामने बन रही है तो वो भी आप उसकी बेस पे आप एंट्री यहाँ पे सेल की ले सकते हो। इसी तरह आपने अगर प्रीवियस लेक्चर को अटैम्प्ट किया हो तो मैंने एक और पैटर्न पढ़ाया था जिसमें मैंने आपको ये एक कैंडलस्टिक पैटर्न है जिसका नाम है 3 वाइट सोल्जर और 3 ब्लैक क्रो। अब 3 वाइट सोल्जर कौन से होते हैं, आपने ये पढ़ा था कि 3 वाइट सोल्जर जो है वो हमेशा सेल के ट्रेंड में बनते